Good morning, students. Welcome in today's class. Please raise your hand if you have आपको अगर वीडियो एंड ऑडियो क्वालिटी क्लियर है, रेज योर हैंड। ओके बेटा, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हम डिस्कस कर रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस के बारे में और काफी लेंथी चैप्टर है ये 10th क्लास में बायो का। और इसमें सभी ह्यूमन जो सिस्टम है वो दिए गए हैं और प्लांट के अंदर भी जो सिस्टम्स रन कर रहे हैं उनके बारे में भी समझाया गया है। तो बच्चों, प्रीवियस क्लास में इन यस्टरडेज क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट द एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स। बच्चों, ह्यूमन बीइंग के अंदर हमने किडनी सिस्टम को समझा, हमने नेफ्रॉन के बारे में भी डिस्कस किया और हम बात कर रहे थे यूरिनेशन के बारे में। बच्चों, बॉडी से यूरिन के डिस्चार्ज को मिक्टूरिशन कहते हैं, यूरिनेशन कहते हैं। बच्चों, एक दिन में पर डे एक एवरेज या एक नॉर्मल व्यक्ति 1 से 1.5 लीटर यूरिन पास करता है। और यूरिन की यदि हम कॉम्पोजिशन की बात करें तो बच्चों 90% से ज्यादा, अप्रोक्सीमेटली 95 या 96% तक वाटर होता है यूरिन के अंदर। उसके अलावा बाकी जो परसेंटेज है उसमें वेस्ट मटेरियल होता है, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिन, क्रिएटिनिन, तो ये सब होता है। कुछ सॉल्ट्स भी होते हैं। बच्चों, यूरिन का जो येलो कलर है, ध्यान से सुनिए आप, यूरिन का जो स्लाइटली पेल येलो कलर है वो एक पिगमेंट के कारण से होता है। उस पिगमेंट का नाम है यूरोक्रोम। स्लाइटली जो येलो कलर है वो किसकी वजह से है? यूरोक्रोम नाम के पिगमेंट की वजह से। अच्छा बच्चों, जो यूरिन है उसकी पीएच स्लाइटली एसिडिक होती है, 6.0 होती है यूरिन की पीएच। और यूरिन जब स्टेगनेंट कंडीशन में रहता है, पड़ा रह जाता है, तो फिर वो सड़ता है, डिग्रेड होता है और यूरिन के सड़ने से अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए क्या है कि बहुत ही तेज दुर्गंध आती है, जो स्मेल आती है वो अमोनिया फॉर्मेशन की वजह से आती है। जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं, जो टॉयलेट्स हैं, वहां पर जब यूरिन डिग्रेड होना शुरू होता है तो फिर उसकी गंध जो है अमोनिया फॉर्मेशन की वजह से होती है। अच्छा बच्चों, जो यूरिनेशन का अमाउंट है वो डिपेंड करता है कि हम कितना वाटर इनटेक कर रहे हैं, पानी कितना पी रहे हैं। अगर हम पानी ज्यादा पिएंगे तो फिर यूरिनेशन ज्यादा आएगा, और अगर विंटर है, सर्दियों का टाइम है, तो यूरिनेशन ज्यादा रहता है। इसके अलावा अल्कोहल के लेने से, चाय कॉफी के ज्यादा लेने से भी यूरिनेशन के ये जो डिस्चार्ज, यूरिनेशन का अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाता है। अब बच्चों हम बात करेंगे आर्टिफिशियल किडनी या हीमोडायलिसिस की। बच्चों, कई बार क्या होता है, कुछ व्यक्तियों में जो किडनीज हैं वो डिसफंक्शन हो जाती है, या किडनी फंक्शन करना बंद कर देती है, या किडनी के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। तो इन कुछ एक कारणों से क्या है, किडनी जो है फिल्ट्रेशन नहीं करती है, और जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है, यूरिनेशन कम होने लग जाता है। तो उस कंडीशन में जो वेस्ट मटेरियल है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, ये बॉडी में ब्लड के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। किसी भी पेशेंट के लिए हार्मफुल है अगर यूरिया बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहा है और बाहर डिस्चार्ज नहीं हो रहा है। तो उस कंडीशन में उस पेशेंट को रिलीफ देने के लिए जो है एक प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं हीमोडायलिसिस। इसमें बच्चों हीमो यानी कि ब्लड, डायलिसिस यानी कि फिल्ट्रेशन, यानी कि ब्लड को पेशेंट की बॉडी से बाहर लिया जाता है और एक आर्टिफिशियल यूनिट पर, एक आर्टिफिशियल एपरेटस के ऊपर उसको फिल्टर किया जाता है। और जो ब्लड है, ब्लड में से यूरिया, यूरिक एसिड और जो दूसरे वेस्ट है उनको रिमूव करवाया जाता है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज हीमोडायलिसिस। और जो एपरेटस है, जो इक्विपमेंट है जिसमें हीमोडायलिसिस किया जाता है, उसे हम डायलाइजिंग यूनिट कहते हैं। और इसको हम आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। अच्छा बच्चों, कई बार ये भी होता है कि किडनी फेलियर हो जाता है। जब किडनी टोटली फेलियर हो जाती है, किडनी शट डाउन हो जाती है, तो फिर उस कंडीशन में फिर किडनी ट्रांसप्लांटेशन जरूरी होता है। तो बच्चों, किडनी ट्रांसप्लांटेशन इजी प्रोसेस नहीं है, उसके लिए थोड़ा टाइम भी लगता है। कई बार किडनी डोनर नहीं मिल पाता है, तो उस जो टाइम ड्यूरेशन में जो है जरूरी होता है कि डायलिसिस करवाया जाए। तो पेशेंट को एक टेम्पररी रिलीफ मिलता है और थोड़ी सी जो लाइफ है वो बढ़ जाती है पेशेंट की, और डायलिसिस के दौरान जो है व्यक्ति नॉर्मल लाइफ जी सकता है। अच्छा, शुरू शुरू में जब किडनी इन्फेक्शन या किडनी डिस्फंक्शन इतना ज्यादा नहीं होता है, तो डॉक्टर्स
एक पेशेंट को 1 महीने में 1 बार डायलिसिस का सजेशन देता है। कई बार क्रिटिकल और कंडीशन बढ़ जाती है तो 1 मंथ में 2 बार, कई बार 1 वीक में 1 बार, फिर 1 वीक में 2 बार भी जो सजेशन दिया जा सकता है डॉक्टर्स के द्वारा डायलिसिस के लिए। तो बच्चों समझते हैं कि हीमोडायलिसिस कैसे पॉसिबल हो पाता है। दिस इज द स्केच ऑफ आर्टिफिशियल किडनी हीमोडायलाइजर एपरेटस। बच्चों ये हीमोडायलाइजर की यूनिट है। इनके अंदर बच्चों ये जो है ये सेलोफेन की ट्यूब्स हैं जो कि सेमी परमिएबल होती है। इनमें ब्लड जो है फ्लो होता है और इन सेलोफेन ट्यूब के बाहर जो फ्लूइड है, जो सॉल्यूशन है बच्चों, वो डायलाइजर सॉल्यूशन है या डायलाइजर फ्लूइड है और जिसका कॉन्सेंट्रेशन जो है, कॉम्पोजिशन है, वो ठीक ब्लड के जैसा ही होता है, लेकिन जो ग्लूकोज है वो डायलाइजिंग सॉल्यूशन में ज्यादा मात्रा में होता है। सबसे पहले पेशेंट की आर्टरी से ब्लड को बॉडी से बाहर लिया जाता है आर्टरी के थ्रू। और ब्लड जब बॉडी से बाहर लेते हैं बच्चों तो ब्लड जम सकता है, तो उसमें क्या मिलाते हैं? हिपेरिन मिलाते हैं। ध्यान से सुनिए, हिपेरिन। हिपेरिन बच्चों एक एंटी कोगुलेंट है जो ब्लड को जमने नहीं देता है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि बॉडी से बाहर आते ही ब्लड जम जाता है, तो ब्लड को कोगुलेट होने से रोकने के लिए इसमें हिपेरिन मिलाया जाता है जो कि एक एंटी कोगुलेंट है। अब बच्चों जो ब्लड है वो यहाँ से आर्टरी से निकाला जाता है और ये हीमोडायलाइजर यूनिट में भेजा जाता है। अब ब्लड बच्चों जो है इनमें फ्लो होता है सेलोफेन ट्यूब्स के अंदर। तो जब सेलोफेन ट्यूब्स के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा होता है तो ऑस्मोटिक डिफरेंसेस की वजह से ब्लड में से यूरिक एसिड और जो दूसरे सॉल्ट्स हैं, सल्फेट, फॉस्फेट, वो ऑस्मोसिस के द्वारा बाहर निकल जाते हैं और निकल के आ जाते हैं डायलाइजिंग सॉल्यूशन में। और ये डायलाइजिंग सॉल्यूशन बच्चों जिसमें वेस्ट भी है वो यहाँ से बाहर ले लिया जाता है। तो ये जो बॉटल है बच्चों इसमें डायलाइजिंग सॉल्यूशन है, यूज्ड डायलाइजिंग सॉल्यूशन है विद यूरिया, यूरिक एसिड एंड अदर वेस्टेज। और यहाँ से बच्चों जो फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन है वो अंदर भेजा जाता है। जब ब्लड बच्चों फिल्टर हो जाता है तो यहाँ से जो ब्लड है उसको वापस से वेन्स के अंदर भेजा जाता है, एंटी हिपेरिन मिला के वापस से बॉडी के अंदर भेज दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को बच्चों हम कहते हैं हीमो इस प्रोसेस को हम कहते हैं हीमोडायलिसिस। इस प्रोसेस को हम कहते हैं हीमोडायलिसिस। ये कुछ बच्चों इस तरीके से जो है इनका स्केच होता है। तो बच्चों कुछ इस तरीके से जो है हीमोडायलिसिस यूनिट का स्केच होता है और इस तरीके से जो आर्टिफिशियल किडनी है, जो हीमोडायलाइजर यूनिट है, वो फंक्शन करती है। तो बच्चों डायलिसिस मेरी नज़र में एक वरदान है जो कि उन पेशेंट को मिला है जो किडनी फेलियर से जूझ रहे हैं या जिनकी किडनी में इन्फेक्शन है, तो वो एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं हीमोडायलिसिस के द्वारा। हालांकि उस लाइफ में क्वालिटी लाइफ नहीं रहेगी वो, ये मैं जरूर मानूंगा, लेकिन हाँ वो अपनी लाइफ को चला सकते हैं। अच्छा बच्चों एक चीज और, किसी व्यक्ति की यदि एक किडनी फेल हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी किडनी जो है उसको कवर कर लेती है उसके फंक्शन को और वो उसको मैनेज कर लेती है। तो एक किडनी पर भी जो पेशेंट है वो सर्वाइवल कर सकता है। लेकिन दोनों ही किडनी जब फेलियर हो जाता है तो फिर उस कंडीशन में किडनी ट्रांसप्लांटेशन जरूरी होता है। एक कॉम्पेटिबल डोनर के द्वारा किडनी ली जानी चाहिए। अब बात करते हैं बच्चों एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। बच्चों प्लांट्स के अंदर भी एक्सक्रीशन पाया जाता है, प्लांट्स के अंदर भी वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, प्लांट्स के अंदर भी मेटाबॉलिक जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं जैसे कि एल्केलॉइड्स हैं, रेजिन्स हैं, लेटेक्स हैं, तो दीज आर द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और ये एक तरीके से वेस्ट है प्लांट के। तो प्लांट के अंदर भी कोई स्पेशल सिस्टम नहीं पाए जाते एक्सक्रीशन के लिए। जनरली अगर मैं बताऊं कि प्लांट्स के अंदर अगर मान लो एक्सेस वाटर आ गया है
तो वो ट्रांसपीरेशन के द्वारा जो है लॉस होता है, या गटेशन के द्वारा ड्रॉपलेट्स के रूप में वाटर रिलीज होता है प्लांट से। इसके अलावा अगर प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज बन रही है तो वो भी एक वेस्ट है प्लांट के लिए, तो ऑक्सीजन डिफ्यूजन के द्वारा रिलीज हो जाती है। इसके अलावा जो प्लांट्स में लेंटी सेल्स हैं, स्टोमेटा है, वहां की लेंटी सेल्स के द्वारा भी वेस्ट बाहर रिलीज हो जाते हैं। प्लांट्स में बच्चों जब बाक्स है, जो छाल है, उनमें जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट चले जाते हैं, तो जब छाल उतरती है प्लांट्स की तो उनके साथ भी क्या होता है, एक्सक्रीशन हो जाता है। यदि बच्चों प्लांट्स के अंदर जो ओल्ड लीव्स हैं, ओल्ड लीव्स जब फॉल हो जाती है, गिर जाती हैं, तो उनके साथ भी जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो प्लांट से अलग हो जाता है। प्लांट्स के अंदर जो जाइलम है, जो ओल्ड जाइलम है, जिन्हें हम हार्ड वुड कहते हैं, तो वो हार्ड हो जाते हैं, सॉलिड हो जाते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, एक्सक्रीशन में अपना रोल प्ले करते हैं। प्लांट्स के अंदर जो लेटेक्स का रिलीज होता है वो भी एक एक्सक्रीशन का एग्जाम्पल है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि प्लांट्स में एक्सक्रीशन को शो करते हैं। तो इस तरीके से बच्चों प्लांट्स में एक्सक्रीशन होता है। बच्चों आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है आपका, इसमें सारे टॉपिक कवर हो गए हैं। लेकिन बच्चों इस चैप्टर के मैं वापस से जो है कुछ एक्टिविटीज लूंगा। कुछ एक्टिविटीज हैं जो एडिशनल हैं, जो आपके एनसीईआरटी बुक में मेंशन कर रखी हैं। अब मैं उनको स्टार्ट करने वाला हूं। सबसे पहले लेते हैं कि हम फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड बात करेंगे कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है, उनके अंदर O2 की रिलीज होता है प्लांट फोटोसिंथेसिस के दौरान। इसके अलावा सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये रिक्वायरमेंट इसेंशियल है। तो ये इसेंशियल है, इसका पता कैसे लगाएं? इससे पहले बच्चों आप में से कोई भी स्टूडेंट, कोई भी उनकी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है यहाँ तक एक्सक्रीशन तक, प्लीज रेज योर हैंड एंड आस्क द क्वेश्चन। Any student, if you have any problem, please ask your question. ओके बेटा, एक साथ सारे हाथ ऊपर कर दीजिए, हैंड रेज कर दीजिए अगर आपको यहाँ तक क्लियर है टॉपिक, क्योंकि मैं ये जो स्केच है ये रफ कर रहा हूँ। ओके बेटा, तो आज हम एक्टिविटीज स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये आपको बाद में भी समझानी तो पड़ेंगी, तो अपन इसको स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा बच्चों, 1 जून से आपके एग्जाम्स हैं, जिनमें मैंने लाइफ प्रोसेस चैप्टर दिया है कोर्स में आपके, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। और लगभग सारे नोट्स मैंने सेंड कर दिए हैं। एक आर्टिफिशियल किडनी के और एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के नोट्स मैं आज या कल तक आपको सेंड कर दूंगा, जो मुश्किल से 1 या 2 पेज ही हैं। तो लेट वी स्टार्ट द एक्टिविटी पोर्शन। सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट एक्टिविटी। क्लोरोफिल is essential in photosynthesis। सबसे पहले देखते हैं बच्चों, हमने ये समझा कि जो क्लोरोफिल है वो एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होता है। अच्छा बच्चों, एक चीज और, आपको 9th में भी लैब मैनुअल बनाया था आपने, और 10th में भी बनाना होगा। और जो लैब मैनुअल बनाने के दौरान जो भी आप प्रैक्टिकल्स नोट करते हैं, तो उसमें कुछ स्टेप्स हैं जो मैंने 9th में भी सिखाए थे आपको, कि सबसे पहले कोई भी एक्टिविटी या कोई भी प्रैक्टिकल है उसका एम आता है, फिर उसमें आती है इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स के उस एक्सपेरिमेंट में आप क्या क्या काम में ले रहे हैं, कौन कौन से केमिकल्स, कौन कौन सी डिवाइसेस, कौन कौन से आर्टिकल्स, तो वो आपकी इसेंशियल रिक्वायरमेंट हो गई। देन फिर बच्चों प्रोसीजर या मेथड आ जाता है उसका, ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनके अंडर आप इनको करते हैं। फिर हम लेते हैं ऑब्जर्वेशन, कि आपने ऑब्जर्व किया एपरेटस में, एक्सपेरिमेंट में आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिला। देन फिर उस ऑब्जर्वेशन से आपका क्या कंक्लूजन है, वो आपका रिजल्ट हो जाता है बच्चों। फिर आप रिजल्ट रिजल्ट फिर बच्चों लास्ट में 1 या 2, वो लर्न करने की आवश्यकता नहीं होती, प्रिकॉशन, कोई भी 1 या 2 सावधानी जो एक्सपेरिमेंट के दौरान रखनी चाहिए वो आप बता सकते हैं।
तो बच्चों क्लोरोफिल इज, मैं बता देता हूँ स्टेप्स क्या क्या हैं प्रैक्टिकल के। एम या ऑब्जेक्ट, इसेंशियल रिक्वायरमेंट, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन, रिजल्ट एंड प्रिकॉशन। अब बात कर रहे हैं क्लोरोफिल क्यों इसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। बच्चों क्रोटन प्लांट्स, एक क्रोटन का प्लांट होता है, या बच्चों एक कॉलियस प्लांट भी आता है। तो उनकी जो लीव्स है वो ही हम इस एक्सपेरिमेंट में काम में लेते हैं, क्रोटन या फिर कॉलियस। ये क्यों लेते हैं? क्योंकि वो वेरीगेटेड होती है कुछ इस तरीके से। बच्चों इस तरीके से वेरीगेटेड लीव्स होती है, यानी कि उनके कहीं कहीं पर क्लोरोफिल होता है और कहीं कहीं पर क्लोरोफिल नहीं होता। यानी कि वो लीव्स कहीं कहीं पर ग्रीन नजर आती है और कहीं कहीं पर येलो नजर आती है। तो जहां ग्रीन नजर आती है वहां क्लोरोफिल होता है, और जहां ग्रीन नहीं नजर आती वहां क्लोरोफिल नहीं होता है। अब इस एक्सपेरिमेंट को कैसे करेंगे वो देखिए आप। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो क्रोटन प्लांट है या कॉलियस प्लांट है जो धूप में है, उसकी लीव्स हम तोड़ लेंगे, प्लग कर लेंगे। उन लीव्स को सबसे पहले हम बॉइलिंग वाटर में एक बीकर ले लेंगे। इस बीकर के अंदर बच्चों जो ये लीव है, इस बीकर के अंदर 5 से 10 मिनट तक हम क्या करेंगे, बॉईल करेंगे। तो बच्चों पानी के अंदर बॉईल करने से जो लीव है वो मर जाएगी, किल हो जाएगी। आगे बात समझ में। इसके बाद में बच्चों हम एक और बीकर लेंगे, एक बड़ा बीकर ले लेंगे, और इसके अंदर भी हम पानी रखेंगे। यहाँ हम वाटर बाथ जैसा कुछ क्रिएट करेंगे, और एक छोटे बीकर के अंदर हम अल्कोहल ले लेंगे। 70% अल्कोहल ले लेंगे, जो 70% वाला अल्कोहल है वो लेंगे। और उस बीकर के अंदर हम अल्कोहल लिया है, उसमें हम ये लीव डाल देंगे जो डेड हो चुकी है। थोड़ा सा बच्चों यहाँ डायग्राम बहुत अच्छा नहीं बन पा रहा है, क्योंकि मैं आपको बोर नहीं करना चाहता, इसलिए जल्दी जल्दी से ड्रॉ करता जा रहा हूं। अब बच्चों देखिए, आपको अल्कोहल के अंदर सीधा उबालना नहीं है, सीधा गर्म नहीं करना, ठीक है ना। आपको क्या करना है, स्पिरिट के अंदर, अल्कोहल के अंदर लीफ को डिप करना है, और फिर उस बीकर को क्या करना है, एक दूसरे बीकर जिसमें पानी है वहां डालना है, और फिर उसको हीट करना है। तो पहले पानी गर्म होगा, पानी गर्म रहेगा और वो हीट जाएगी अल्कोहल के अंदर, फिर अल्कोहल जो है हीट होगा। तो हीट होने पर क्या होगा बच्चों, कि जो पिगमेंट्स हैं, जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं वो डिसॉल्व हो जाएंगे। अल्कोहल के अंदर क्या होता है कि वो पिगमेंट सॉल्युबल होते हैं, तो जो पिगमेंट से बाहर निकल के सॉल्युबल हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। अब बच्चों इस लीफ को आपको वापस से बाहर लेना है, और एक पेट्री प्लेट के अंदर, एक पेट्री प्लेट के अंदर इस लीफ को रखना है। ये बच्चों आपने इस पेट्री प्लेट के अंदर इस लीफ को रख दिया। अब बच्चों एक केमिकल है, उस केमिकल का नाम है आयोडीन। बच्चों आयोडीन सॉल्यूशन की क्या खास बात है, जब ये स्टार्च से रिएक्शन करता है, आयोडीन जब स्टार्च से रिएक्शन करता है तो ये ब्लू कलर शो करता है। आप कभी घर पर भी एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आलू काटो और आलू को काट के उसके ऊपर आयोडीन की 2 ड्रॉप, या कभी स्कूल की लैब में ला सकते हैं आप, 2 ड्रॉप आयोडीन की डाल दो, वहां पर ब्लू कलर या ब्लैक कलर आ जाएगा। इट शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, ये स्टार्च की प्रेजेंस को शो करता है। आपको पता है बच्चों कि जो प्लांट के ग्रीन पार्ट होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस होता है, और फोटोसिंथेसिस के द्वारा ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, और फिर ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च के अंदर। तो बच्चों ठीक इसी लीव्स के अंदर अब आप क्या करोगे, इस लीफ पर आप आयोडीन का सॉल्यूशन डालोगे। तो आयोडीन का सॉल्यूशन डालने पर जिन जिन हिस्सों में क्लोरोफिल था वहां तो ब्लू और ब्लैक कलर आ जाएगा, और जिन हिस्सों में येलो कलर था, जहां क्लोरोफिल नहीं था, वहां पर कोई कलर नहीं आएगा। इससे क्या शो होता है बच्चों, कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल जरूरी है। तो बच्चों मैं रिपीट कर दे रहा हूं, एम अपना क्या था, क्लोरोफिल इज इसेंशियल इन फोटोसिंथेसिस। इसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या क्या है, हमें बीकर चाहिए, हमें अल्कोहल चाहिए, हमें वाटर चाहिए, हमें वेरीगेटेड लीव्स चाहिए क्रोटन या कॉलियस प्लांट की, हमें पेट्री प्लेट चाहिए, हमें आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए। ये हमारी इसेंशियल रिक्वायरमेंट है। प्रोसीजर जो मैंने अभी समझाया वो प्रोसीजर आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं।
ऑब्जर्वेशन में आपको देखना है कि लीव्स के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो जो जो इससे ग्रीन थे वो ब्लू ब्लैक हो जाएंगे, और जो जो इससे येलो थे वो वैसे ही रहेंगे, कलरलेस रहेंगे। रिजल्ट क्या है कि क्लोरोफिल इज इसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस एक्टिविटी। प्रिकॉशन, प्रिकॉशन आप कोई भी 2 प्रिकॉशन रख सकते हैं कि आप 5 से 10 मिनट से ज्यादा जो है बॉईल ना करें लीव को, या जो अल्कोहल है उसके अंदर डायरेक्ट हीट ना करें। डायरेक्ट हीट सही नहीं है। अपन को एक वाटर बाथ जैसी कंडीशन क्रिएट करनी पड़ती है कि पानी का बीकर के अंदर दूसरा बीकर रखते हैं और उसके अंदर अल्कोहल होता है, वो हीट वैसे ट्रांसफर होके उसको हीट देती है। तो ये एक प्रिकॉशन हो सकता है। तो इस तरीके से बच्चों कोई भी 1 या 2 प्रिकॉशन आप अपने मन से बना के लिख सकते हैं उस एक्सपेरिमेंट से रिलेट करते हुए। ये एक्टिविटी जिस भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आई है या कोई प्रॉब्लम आ रही है इसमें, आप अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। रेज द हैंड। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, बताइए अपेक्षा। सर मुझे 2 चीजें पूछनी है। हाँ बोलिए बोलिए। सर, एक तो यूरोक्रोम क्या होता है? यूरोक्रोम बेटा एक पिगमेंट है। यूरोक्रोम पिगमेंट है जो पेशाब में, यूरिन में पाया जाता है, और उस पिगमेंट की वजह से पेशाब का कलर हल्का पीला होता है। हालांकि कई बार जो दवाइयां लेने से भी पेशाब का जो कलर है वो एकदम डार्क येलो हो जाता है, तो दवाइयों की वजह से होता है, ठीक है ना। लेकिन जो जनरली भी जो आप देखो तो एकदम व्हाइट कलर नहीं होता पेशाब का, थोड़ा सा हल्का पीला होता है, वो यूरोक्रोम पिगमेंट की वजह से होता है। ये एक पिगमेंट है, इतना ध्यान रखिए बस। और ओके दूसरा सर। क्या प्रॉब्लम है? सर और दूसरा, एक एक बार बार आप ये एक्सपेरिमेंट दोबारा समझा देंगे? दोबारा समझा ये दे रहा हूँ बेटा, एक्सपेरिमेंट बिल्कुल भी। आप देखो प्लीज बेटा, सर। कोई दिक्कत नहीं है, अपन को 1 क्लास एक्स्ट्रा लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक एक एक्टिविटी को हम अच्छे से समझना है, ठीक है बेटा। दोबारा से मैं करवा रहा हूँ कि क्लोरोफिल थैंक यू सर। इसेंशियल होता है फोटोसिंथेसिस में, इसको हमें चेक करना है। तो ये तो हमारा एम हो गया। अब रिक्वायरमेंट क्या क्या है? हमें क्रोटन या कॉलियस प्लांट की लीव चाहिए, हमें पेट्री डिस्क चाहिए, हमें वॉच ग्लासेस चाहिए, हमें बीकर चाहिए, हमें 70% स्पिरिट या अल्कोहल चाहिए, हमें वाटर चाहिए। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है जो इस एक्सपेरिमेंट के लिए चाहिए। अब हम क्या करेंगे बेटा, क्रोटन प्लांट या कॉलियस प्लांट की लीव लेंगे, उसमें बच्चों कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होगी। तो इसका कारण क्या है कि ये जो हिस्से हैं ये तो ग्रीन है जिनमें क्लोरोफिल है, और ये हिस्से येलो है, यहाँ पर क्लोरोफिल नहीं है। अब क्या करेंगे, इस लीफ को एक बीकर में डालेंगे पानी के अंदर। अब इसको बॉईल करेंगे हम। तो बॉईल करने पर क्या होगा कि ये जो लीफ है ये किल हो जाएगी, इनकी जो सेल्स हैं किल हो जाएगी। अब इस लीफ को निकालेंगे बेटा। अब क्या करेंगे, एक दूसरे बीकर, उसमें हम अल्कोहल ले लेंगे, अल्कोहल के अंदर इसको डिप कर देंगे। अब इस बीकर को हम एक दूसरे पानी के बीकर में डालेंगे। अब इसको हीट करेंगे। तो पहले पानी हीट होगा, डायरेक्ट नहीं हीट कर सकते क्योंकि वो जो अल्कोहल है वो उड़ भी सकता है, इसलिए। तो डायरेक्ट हम हीट ना करके उसको हम पानी को हीट करेंगे। इस पानी की हीट फिर इस अल्कोहल में जाएगी और अल्कोहल हीट हो जाएगा। तो अल्कोहल जब गर्म हो जाता है तो वो क्या कर लेता है, जो ग्रीन पिगमेंट्स हैं उनको डिसॉल्व कर लेता है। आगे बात समझ में? अब बेटा इस लीव को निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम क्या करेंगे, एक पेट्री प्लेट या वॉच ग्लास में इसको रख देंगे, और इनके ऊपर हम आयोडीन सॉल्यूशन की ड्रॉप्स डालेंगे। तो जैसे ही आयोडीन सॉल्यूशन की ड्रॉप्स डालेंगे बेटा हम, तो जिन जिन हिस्सों में क्लोरोफिल था वहां तो कलर आ जाएगा ब्लू एंड ब्लैक कलर। आगे बात समझ में? और जिन हिस्सों में क्लोरोफिल नहीं था वहां कोई कलर अपीयर नहीं होगा। अच्छा, अल्कोहल में भी जब हम हीट करते हैं तो पूरा ही वो पत्ती जो है डीकलराइज हो जाती है। डीकलराइज होने के बाद हम फिर उस पर आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं। आई बात समझ में? अपेक्षा, अगर समझ में आ गया तो हैंड रेज कर दो, अगर समझ में आ गया है तो भी। और कोई स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम है तो हैंड रेज करिए। बेटा अपन स्लो चल लेंगे, लेकिन अपन को एकदम इफेक्टिव करना है। जो भी टॉपिक्स तैयार करने हैं वो एकदम क्वालिटी के साथ तैयार करने हैं। कोई नहीं, 2 क्लास एक्स्ट्रा लगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए बच्चे। हाँ शुभांगी बेटा, अपना माइक ऑन करो आप, है ना। आपकी जो भी क्वेरी है माइक ऑन करके पूछिए आप, अनम्यूट कीजिए आप। ओके, एनी अदर? हेलो। हेलो सर।
हेलो। हाँ कपिल। हेलो हाँ कपिल बोलो, क्या बात है? सर, मैं कह देख रहा लो, हूँ आप ये मैंने आपकी आवाज से पहचान लिया आपको। हाँ बोलिए। हाँ सर। हाँ सर बोलिए। मैं क्या कह रहा हूँ, आप ये सारी एक्टिविटी पीडीएफ में भेजोगे क्या? नहीं, इसको अपन तो ऐसे फिर नहीं हम ये करेंगे बेटा। नहीं, मेरी बात सुन, जो एनसीईआरटी की बुक है ना, उस एनसीईआरटी बुक के अंदर ये एक्टिविटी है। आगे बात समझ में? आप कितना लिखोगे, कितना? आपको पता है लाइव प्रोसेस के नोट्स कितने, कम से कम 100-150 पेज हो गए होंगे। तो इतना ज्यादा आप लिखना चाहते हो तो मेरे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं पीडीएफ बना दूंगा। भेजनी है पीडीएफ एक्टिविटी की भी? नहीं सर, हेलो, रहने दो। है ना? रहने दो। एनसीईआरटी में सुनो मेरी बात बेटा, एक्टिविटी जो है ना वो एक कंसेप्ट समझने के लिए है। आगे बात समझ में? तो जब भी अपनी स्कूल रीओपन होगी तो उस समय अपन और समझ लेंगे उसको, एक और कर लेंगे। आगे बात समझ में? अभी क्या है, पैरेलली साथ साथ में हो जाए टॉपिक के साथ में, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आप लिखने में खुश हैं तो मैं अब और भेज दूंगा पीडीएफ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, थैंक यू सर। एक्टिविटी हाँ एनसीईआरटी बुक्स में दे रखी है बेटा, ठीक है ना? हाँ, और कोई? गुड हेलो, मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। हार्दिक, बोलिए। हाँ बोलिए बेटा। सर मेरा इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट नहीं है सर, दूसरे से है सर, अभी पूछ लूं? दूसरा किस लाइव प्रोसेस से ये या कोई और टॉपिक है? सर कोई और टॉपिक है सर, मतलब 1 मिनट का ही डाउट है बस, आपको एक आंसर छोटा हाँ सा ही हाँ, है सर। पूछो 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 सर जो पूछो। हाइड्रोजन, सर अपने कोई जैसे अपन एक्सपेरिमेंट्स में सर हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज करते हैं कई बार। हाँ, सर जैसे आपको कोई नॉर्मल सब्सटेंस पता है जो अपने पास घर पे हो जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रेजेंट होती है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड घरों में? सॉरी बेटा, अभी मेरे या को फिर ध्यान सर नहीं आ रहा। मैं आयोडीन, या फिर आयोडीन आयो सर। आयोडीन क्या? आयोडीन तो है ही ना। आयोडीन मैं बताऊं आपको, आप आयोडीन है ना, जो अपने वुंड होते हैं ना, घाव हो जाते हैं, तो उनकी जो ऑइंटमेंट आती है, क्रीम आती है, उसमें आयोडीन होता है, ठीक है ना? तो वुंड हीलिंग के लिए आयोडीन लगाई जाती है। आगे बात सर समझ में? तो उससे आप स्टार्च वाला उससे स्टार्च वाला कर सकते हैं सर, एक्सपेरिमेंट हो जाएगा उससे? नहीं नहीं बेटा, एक्चुअल में जो ऑइंटमेंट आता है ना, उसमें आयोडीन के अलावा भी जेली लाइक दूसरे सब्सटेंस होते हैं ना, तो उससे आप स्टार्च ठीक है। टेस्ट मत करना। आप आयोडीन सॉल्यूशन से करना, आप अपनी स्कूल की लैब में है आयोडीन सॉल्यूशन, ठीक है ना? ओके। तो ओके। हाँ, ओके, थैंक अच्छा, ठीक है। तो एक बात तो है बच्चों, अपने सारे ही साइंटिस्ट बैठे हैं अपनी स्कूल में, अपनी क्लास में, मतलब टॉपिक को वो कहाँ से कहाँ ले जाते हैं, ये एक सोचने वाली बात है। हाँ हाँ शुभांगी। हाँ, हेलो। हेलो। हाँ बेटा, या गुड नमस्ते। मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या प्रॉब्लम है? सर मेरा डाउट वो आपने ब्लड प्रेशर वाला जो टॉपिक समझाया था उससे रिलेटेड है। हाँ बताइए बताइए बेटा। सर अगर अपना बीपी लो हो जाए तो अपनी डेथ हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल बिल्कुल। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है भाई। बीपी जब 70 से नीचे जाता है ना, लो ब्लड प्रेशर जब हो जाता है, तो व्यक्ति को अचानक से चक्कर आने लग जाते हैं। और चक्कर इतने तेज होते हैं कि वो हो सकता है सीधा खड़ा भी ना रहे, गिर जाए, है ना? और ये अगर ब्लड हाँ। प्रेशर 60 से भी नीचे जाए तो रिस्क रहता है, व्यक्ति कोमा में जा सकता है, ठीक है ना? हार्ट फंक्शनिंग बंद हो सकती है, हार्ट फेलियर हो सकता है ना? तो ये डिपेंड करता है। अच्छा। अगर ओल्ड एज है तो उनमें ज्यादा इफेक्ट होता है, अगर कोई यंग व्यक्ति है तो वो शायद इस प्रॉब्लम को फेस कर जाएगा थोड़े समय के लिए, है ना? तो डिपेंड करता है कि अच्छा। एज फैक्टर भी है, एज क्या है पेशेंट की, है ना? तो वो भी है। ओके बेटा। अच्छा, एक अच्छा। यश उपाध्याय ने थैंक यू एक सर। क्वेश्चन किया था वो। हाँ, और कोई प्रॉब्लम है क्या शुभांगी? नो हेलो, सर। ठीक है बेटा। नो चलो सर, आपने नहीं याद नहीं है। दिला दिया। हाँ हाँ, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है ना? आपने अच्छा हुआ याद दिला दिया। ब्लड प्रेशर, कई बच्चों का ये भी क्वेश्चन था कि ब्लड प्रेशर कम या ज्यादा होता ही क्यों है। तो उसका भी मैं कारण बता देता हूँ बच्चों। हमारी बॉडी में एक कंट्रोल सिस्टम है, हमारा ब्रेन, हमारा नर्वस सिस्टम। हमारे ब्रेन में एक पार्ट है बच्चों, हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड दूसरी जितनी भी ग्लैंड्स है उनको रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है। तो नॉर्मली ब्लड प्रेशर का के ऊपर हमारा ब्रेन का कंट्रोल होता है। लेकिन बच्चों ये ब्लड प्रेशर एक टाइम के बाद में अनकंट्रोल होना शुरू हो जाता है।
इसके कई सारे कारण हैं। पहला कारण है लाइफ स्टाइल। आज की जो लाइफ स्टाइल है वो ज्यादा आरामदायक हो गई है, तो एक्सरसाइज लोग करते नहीं है, फिजिकल वर्कआउट करते नहीं है, लोग पैदल चलते नहीं है, साइकिल वो चलाते नहीं है, ठीक है ना, घरों में उनको पूरा रेस्ट मिल रहा है। तो इस वजह से क्या है कि बॉडी सिस्टम का कंट्रोल ब्लड प्रेशर के ऊपर थोड़ा कम हो जाता है। इस वजह से ब्लड प्रेशर या तो हाई होना शुरू हो जाता है या लो होना शुरू हो जाता है। लो ब्लड प्रेशर का एक कारण न्यूट्रिशन भी है, कि अगर हम सॉल्ट नहीं ले रहे हैं, न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं प्रॉपरली, मिनरल्स की कमी आ गई है बॉडी के अंदर, तो मेनली जो लो ब्लड प्रेशर न्यूट्रिशन की कमी के कारण से हो जाता है। दूसरी बात, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्से वाले होते हैं, या एग्रेशन उनका ज्यादा होता है, टेंशन वो ज्यादा लेते हैं, डिप्रेशन में वो ज्यादा रहते हैं। तो ये सभी कंडीशंस में क्या होता है, एंजाइटी उनको ज्यादा रह जाती है, तो उसकी वजह से क्या है कि ब्लड प्रेशर हाई रहना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक कारण होता है। तो बच्चों, लाइफ स्टाइल, लैक ऑफ द एक्सरसाइज, लैक ऑफ द न्यूट्रिशन, ठीक है ना, और जीवन जीने का जो अंदाज है वो, एग्रेशन जो है वो भी नुकसानदायक है। अगर बहुत ज्यादा गुस्सेल जो लोग होते हैं तो एक टाइम के बाद वो उनकी हाई ब्लड प्रेशर का कारण बन जाता है। तो ये सभी कारण क्या करते हैं, हमारे कंट्रोल सिस्टम को, उनकी फंक्शनिंग को थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं, और इसी वजह से जो है ब्लड प्रेशर हाई या लो होना शुरू हो जाता है। और कोई स्टूडेंट? तो ओके बेटा, हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी। CO2 क्यों जरूरी है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट लेते हैं, CO2 क्यों इसेंशियल है। अच्छा बच्चों, आपको एक चीज बताओ, आज की लाइफ स्टाइल में दो बीमारियां बहुत कॉमन मिलेंगी आपको, एक तो बीपी और एक शुगर, और इसका मेन एक ही कारण है, लैक ऑफ एक्सरसाइज। तो बच्चों, आपको यदि हेल्दी बने रहना है, जैसे आज आप हो और आगे आज से 15-20 साल बाद भी रहो, तो आप अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को इंक्लूड कर लो। डेली आप आधा 1 घंटा खेला करो, या अपनी लाइफ में एक स्पोर्ट को इन्वॉल्व कर लो। आप एक स्पोर्ट आप ज्वाइन कर लो, बैडमिंटन, क्रिकेट, कोई भी एक स्पोर्ट, टेनिस, और उसको आप हमेशा जारी रखो, जिससे कि आप फिट रह सको। आप घर पे भी एक्सरसाइज कर सकते हो। बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हमें क्या करना है? बच्चों, हमें 2 पोटेड प्लांट लेने, इस तरीके से 2 पोटेड प्लांट लेने, और इन पोटेड प्लांट को 2 से 3 दिन हम अंधेरे कमरे में रख देंगे। अंधेरे कमरे में रखने से क्या होगा बच्चों, इनमें फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, और फोटोसिंथेसिस नहीं होने से क्या है कि जो स्टार्च बना हुआ है वो भी धीरे धीरे खर्च हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दो तीन दिन अंधेरे कमरे में रखना है, ठीक है बेटा। फिर हमें क्या करना है कि वापस से हमें दोनों पोटेड प्लांट को लेना है, और इनको 2 ट्रे के अंदर, 2 प्लेट्स के अंदर रखना है। बच्चों, आप थोड़ा रिलीजियस होके भी अपने आप को हेल्दी बनाए रख सकते हैं। जैसे कि आप डेली मंदिर जाना शुरू करें। मान लो आधा से 1 किलोमीटर अगर मंदिर है आपका, तो वो आपकी वॉक हो गई, एक्सरसाइज हो गई, और प्लस आपने थोड़ा भगवान का नाम भी ले लिया, तो ये भी आप कर सकते हैं। अब बच्चों, इन पोटेड प्लांट को ट्रे में रखने के बाद में एक पोटेड ट्रे के अंदर आप KOH ले लेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ये एब्जॉर्बर है CO2 का। ये क्या करता है बेटा? CO2 को एब्जॉर्ब करता है। ओके, ये CO2 को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। अब बच्चों, इन दोनों पोटेड प्लांट को आप क्या करोगे? बेल जार से कवर कर दोगे। बेल जार से कवर कर दिया, और फिर इनके किनारों पर वैसलीन लगा दोगे, जिससे एकदम सील पैक हो जाएगी। अब बच्चों, इस एपरेटस को आप 2 से 3 घंटे के लिए सनलाइट में रख दीजिए। आफ्टर 2 और 3 आवर्स, 2 से 3 घंटे के बाद में इन बेल जार को हटाएंगे, और 2 अलग अलग पेट्री डिश ले लेंगे या वॉच ग्लास ले लेंगे। एक इस प्लांट, इन दोनों की लीफ लेंगे, और इन दोनों की लीफ लेके इनको वापस से बॉइलिंग, जो अल्कोहल है उनके अंदर डिप कर देंगे, और उन दोनों बीकर को बॉइलिंग वाटर के अंदर रखेंगे या हीटेड वाटर के अंदर रख देंगे, जिससे क्या होगा कि इनका जो क्लोरोफिल है वो डिसॉल्व हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों लीफ को लेंगे बेटा,
और इन दोनों लीफ को हम वॉच ग्लास या पेट्री प्लेट में रखेंगे, ठीक है। अब इन दोनों के ऊपर आयोडीन का सॉल्यूशन डालेंगे। तो जैसे ही आयोडीन का सॉल्यूशन डालोगे तो ये जो एपरेटस ए है और ये एपरेटस बी है, तो जो एपरेटस ए है इसके अंदर कोई कलर नहीं आएगा, इसकी जो लीफ है उसके अंदर कोई भी कलर नहीं आएगा। लेकिन बच्चों जैसे ही आप इसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे तो इसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाएगा। इसका कारण बताऊं बच्चों, जब हमने इन दोनों एपरेटस को सनलाइट के अंदर रखा था तब KOH ने क्या किया, ये सारा पैक है तो CO2 का जरिया है नहीं बाहर से आने का, तो अंदर जो भी CO2 थी वो इसने एब्जॉर्ब कर ली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने। तो इन पत्तियों को CO2 मिली ही नहीं, CO2 नहीं मिली तो फोटोसिंथेसिस हुआ ही नहीं। आगे बात समझ में। जबकि यहां पर CO2 अवेलेबल थी तो वो CO2 इन पत्तियों ने एब्जॉर्ब कर ली और फोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल है CO2, तो CO2 को ही तो ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं प्लांट। तो इससे क्या हो गया, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो गया, स्टार्च का फॉर्मेशन हो गया। तो इस वजह से इनकी लीव्स के साथ में जो आयोडीन सॉल्यूशन का जो स्टार्च टेस्ट है वो पॉजिटिव आता है और कलर ब्लू ब्लैक आ जाता है, जबकि इसके अंदर ये टेस्ट नेगेटिव आता है, इनके अंदर कोई कलर नहीं आता है। तो बच्चों आज हम बस इतना ही करेंगे, फटाफट टाइम कम रहा है, जल्दी से कोई भी क्वेरी है तो बोल दीजिए, रेज योर हैंड। एनी स्टूडेंट रेज योर हैंड। सर हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सर। सर morning, बी वरुण, वाले कैसे में हो? कलर आई एम बी फाइन वाले सर। में, हाँ सर बी बी वाले में क्या में है, कलर चेंज कलर क्या होगा बाद में, मतलब चेंज कैसा ब्लू होगा? ब्लैक होगा। तो भाई मैं क्या कह रहा हूँ, फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज कन्वर्ट होता है स्टार्च में। तो स्टार्च का ही तो टेस्ट कर रहे हैं हम, तो स्टार्च का टेस्ट आयोडीन के साथ करने पर ब्लू या डार्क ब्लू या ब्लैक कलर आएगा। आगे बात समझ में। तो यहाँ पर कलर स्टार्च होने की वजह से कलर हो जाएगा इसका ब्लू या ब्लैक कलर हो जाएगा। आगे बात समझ में। एनी अदर? बेटा फटाफट क्वेरी है तो बोल दीजिए। हाँ हेलो, पार्थ भी ज्वाइन कर रहा है क्या क्लास को? बेटा आप सभी ऑनलाइन क्लासेस लगातार बने रहिए क्लासेस में। अच्छा बच्चों एक चीज और आपको बता दूं, अगर आज इवनिंग में चांद दिखता है